आरबीआई के ऊपर गवर्नर बिठाया जाता है। हमारी इकोनॉमिकल मूवमेंट जीरो। हमने बाबा साहब को भगवान बनाने के कगार पर हम लेकर आए। हमें पुतले दे दो, हमें फोटो दे दो, हमें स्टेशन को, एयरपोर्ट को, रास्तों को नाम दे दो, हम उसी में खुश हैं। बाबा साहब के विचार आज जो यंग जनरेशन को हमको पढ़ाने चाहिए वो जीरो हो गए। कहां से पढ़ेंगे यंग जनरेशन? स्कूल में बाबा साहब नहीं, किसी सिलेबस में बाबा साहब नहीं। मैं कंपनी सेक्रेटरीज के सेकेंड ईयर में जब था तो हमारा जनरल एंड कमर्शियल लॉ नाम का सब्जेक्ट था। उसमें फर्स्ट चैप्टर था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चैप्टर 19-20 पेजेस का उस चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन बाबा साहब का कहीं नाम नहीं आया, कहीं नाम नहीं। सोचो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बाबा साहब का नाम नहीं है तो बाकी के किसी चैप्टर में बाबा साहब का नाम होगा? जब हमारे यंग जनरेशन को बाबा साहब के सोशल मूवमेंट के बारे में, एजुकेशनल मूवमेंट के बारे में, रिलीजियस मूवमेंट के बारे में, पॉलिटिकल मूवमेंट के बारे में पता ही नहीं होगा तो ये क्या फॉलो करने वाले हैं? क्या फॉलो करने वाले हैं? मैडम ने एक अच्छी बात कही। बाबा साहब अंबेडकर जी का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब बाबा साहब गए और बाबा साहब ने वहां पर उस समय का डिप्रेस्ड क्लासेस के बारे में जो जो मांगे रखी, वो मांगे सारी कबूल हो गई थी। वो सारी कबूल होने के बाद गांधी ने धमकी दे दी कि इनको अगर ये अधिकार दे रहे हो तो मैं मेरी जान दे दूंगा, लेकिन इनको मिलने नहीं दूंगा। वो अधिकार, उसका नाम था कॉम्युनल अवार्ड। इस कॉम्युनल अवार्ड के बारे में हमारे लोगों को पता नहीं कि ऐसा क्या था जिसके लिए गांधी जान देने के लिए तैयार था, लेकिन हमको देने के लिए तैयार नहीं। गांधी जैसा आदमी अपनी जान देने को तैयार हो गया था, तो कुछ ना कुछ तो होगा जो गांधी के भी जान से पावरफुल बाबा साहब ने लाया था, वो हमारे लोगों ने पढ़ा नहीं। वो गांधी के अनशन की वजह से कॉम्युनल अवार्ड चला गया, हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट चला गया, सेपरेट सेटलमेंट चली गई। जो जो अधिकार बाबा साहब ने लाए थे वो सारे चले गए और फिर हमें ये रिजर्वेशन हम हमेशा कहते हैं कि रिजर्वेशन बाबा साहब की देन नहीं। बाबा साहब की देन नहीं है, ये बाबा साहब के कॉम्युनल अवार्ड के बदले में बाबा साहब को दिया गया रिजर्वेशन है। बाबा साहब ने तो इस रिजर्वेशन का विरोध किया हुआ है। ये 10 साल के लिए, इसके बाद कंटिन्यू मत करो। मैं भी हमेशा इस रिजर्वेशन का विरोध करता हूं, हमेशा करता रहता हूं। हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हमें बाबा साहब ने दिया हुआ सेपरेट इलेक्टोरेट जो है उसकी मांग हम लोगों को करनी होगी। जब तक सेपरेट इलेक्टोरेट की, और आज ऐसा नहीं है, कुछ लोग मुझे कहते हैं लीगल फील्ड के, कैसे हो सकता है, अब तो अंग्रेज चले गए, अब सेपरेट इलेक्टोरेट कैसे मिल सकता है? आज भी इस देश में सेपरेट इलेक्टोरेट लागू है। अभी हमारे यहां पर इलेक्शंस हुई है टीचर्स एंड प्रोफेसर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, तो टीचर्स का सेपरेट इलेक्टोरेट बन सकता है, तो शेड्यूल कास्ट का सेपरेट इलेक्टोरेट क्यों नहीं बन सकता? टीचर्स एंड प्रोफेसर्स आज अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए भेज रहे हैं ना उनके रिप्रेजेंटेटिव, आज भी भेज रहे हैं टीचर्स, जो उनकी क्या कहते हो आप लोग, इलेक्टोरेट होता है, उसके लिए ग्रेजुएट एंड टीचर्स असेंबली होती है। जो ग्रेजुएट अपना नाम उस इलेक्टोरेट में दर्ज करवाता है, सिर्फ उसको ही वोट देने का अधिकार होता है कि नहीं? आज आपके यहां पर भी है। तो अगर टीचर्स एंड ग्रेजुएट असेंबली हो सकती है, तो शेड्यूल कास्ट की असेंबली के लिए हम लोग क्यों मांग नहीं कर सकते? अभी उनको दे रहे हो तो हमको क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि ये जो शेड्यूल कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स रिजर्वेशन से गए हुए हैं, ये हमारे किसी काम के नहीं है, किसी काम के नहीं है। बाबा साहब ने उस समय इनका विरोध किया हुआ था कि ये संसद में मुंह तक नहीं खोलते, मुंह तक नहीं खोलते। तो ये आज ऐसे 135 एमपीज, 1500 एमएलएस हमने चुनकर भेजे हुए हैं। हमें अगर सही में सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कम्युनल अवार्ड को रिवाइव करना होगा। नॉट ओनली सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट सेटलमेंट ऑल्सो।
अब सेपरेट सेटलमेंट कैसे करोगे, क्या अलग स्टेट की मांग करोगे? नहीं, उस तरह से नहीं। अगर समस्या हमारी है तो समाधान भी हमें देना होगा। आज जैसे हम हमारी एक बच्ची के यहां पर उसके सुसाइड की दुख मना रहे हैं। 1946 में बाबा साहब अंबेडकर जी ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई ना, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई, और इस सोसाइटी के माध्यम से बाबा साहब अंबेडकर जी ने बॉम्बे के हुतात्मा चौक, जहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट है, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है, चर्चगेट जैसा स्टेशन है, विटी स्टेशन है, ऐसे प्राइम लोकेशन में एक नहीं, दो नहीं, 3 बिल्डिंग्स खरीदी। और वो अपने परिवार के नाम नहीं की, बाबा साहब ने समाज के नाम करके वहां से कोई कॉटन इंडस्ट्री खड़ी नहीं की, कोई शुगर फैक्ट्री नहीं खड़ी की। हमारे समाज के बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे पोस्ट पे जा सके, इसलिए बाबा साहब ने वहां पर 3-3 कॉलेजेस खड़े किए पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से। 1946, आज 2023 है। क्या रिसोर्सेस हुआ करते होंगे बाबा साहब के पास? आज उनसे कई गुना ज्यादा रिसोर्सेस हमारे पास हैं। 1946 में बाबा साहब पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी तैयार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे समाज के बच्चे किसी और स्कूल में, कॉलेज में ना जाए, वो हमारे ही स्कूल में पढ़े, हमारे ही कॉलेज में पढ़े और पढ़ लिख कर आगे जाए। 1946 में बाबा साहब अगर अपनी स्कूल कॉलेजेस खोल सकते हैं तो 23 में हम क्यों नहीं कर सकते? 2023 आज हमारे बच्चों को किसी और के स्कूल में, कॉलेज में जाकर वहां पढ़ना पड़ रहा है, और फिर नतीजा क्या हो रहा है? हमारे बच्चे जो पढ़ाई में आगे जाने वाले हैं, होशियार है, उनको सुसाइड करने के लिए मजबूर किया जाता है। मुझे तो लगता है ये सुसाइड है या मर्डर है। रोहित वेमुला का इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो जाता है। अभी हमारे यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे में एक बच्चे की इसी तरह से कास्ट को लेकर हैरेसमेंट करके फिर उसी ने सुसाइड कर लिया। आज इसकी जिम्मेदार भी हम हैं कि हम हमारे बच्चों को अपना खुद का प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे, अपने खुद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स नहीं दे पा रहे। अभी 14 अप्रैल आई थी। 14 अप्रैल को सारे लोग, हमारे यहाँ की मैं सिचुएशन बता रहा हूं, डीजे लगा के रोड के ऊपर नाचते हैं, शराब पीकर। जिन बाबा साहब अंबेडकर जी ने, मैं अभी यूके में बहुत जाता रहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर जी वहां पर ग्रेसिन में पढ़ रहे थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाते थे। वहां का क्लाइमेट, आप लोग, क्योंकि आप लोग भी जाते रहेंगे, वहां पर क्लाइमेट ठंड का क्लाइमेट होता है। वहां पर बाबा साहब को वहां के डॉक्टर्स, उनके दोस्त विनती करते थे कि इतने कम तापमान में अगर जिंदा रहना है तो थोड़ी डॉक्टर ब्रांडी, ये शराब पीनी पड़ेगी, वरना जीवित नहीं रह पाओगे। जिन्हें मरने का सवाल होने के बावजूद बाबा साहब ने कभी शराब की बूंद को हाथ तक नहीं लगाया। और जिस महामानव ने शराब के बूंद को कभी हाथ नहीं लगाया, उनकी जयंती शराब पी के मनाई जाती है। शराब पी के मनाई जाती है। ऐसा नहीं कि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है। डॉक्टर एसपी सिंह कह रहे थे कि हम लोग कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इसमें अटक जाते हैं। फाइनेंस हमारे पास नहीं होता, इसलिए हमारे प्रोजेक्ट्स खड़े नहीं हो पा रहे। फाइनेंस हमारी बिल्कुल समस्या नहीं है, रिसोर्सेस हमारे पास है। 2020 में मार्च में लॉकडाउन लग गया। 1 महीने के बाद ही बाबा साहब की जयंती थी, और वो जयंती भी लॉकडाउन में ही गुजर गई। किसी ने जयंती नहीं मना पाए। 16 अप्रैल को इकोनॉमिक टाइम्स में, क्योंकि मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूं तो मैं हमेशा ये पढ़ता रहता हूं, इवन मेरी पीएचडी इन फाइनेंस भी चल रही थी तो मैं ये इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ता ही रहता हूं। तो ऑनलाइन इकोनॉमिक टाइम्स जब मैं पढ़ रहा था तो तीसरे चौथे पन्ने पर बाबा साहब के जयंती की खबर छपी थी।
मैंने सोचा इनको क्या जयंती के बारे में इतना पढ़ा है, बाबा साहब की जयंती इकोनॉमिक टाइम्स कोई संबंध ही नहीं। फिर मैंने वो क्लिक करके वो न्यूज जब मैंने पढ़ी तो इकोनॉमिक टाइम्स का दुख क्या था पता है, दर्द क्या था? उसका दर्द ये था कि लॉकडाउन की वजह से बाबा साहब की जयंती हुई नहीं, और बाबा साहब की जयंती न होने की वजह से इंडियन इकोनॉमी को, अभी तो इंडियन इकोनॉमी रही नहीं, मोदी इकोनॉमी है, मोदी सरकार है, तो इंडियन इकोनॉमी को, ब्राह्मणिकल इकोनॉमी को 2100 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। ये 2020 का आंकड़ा था। उसके बाद जबकि जयंती मैंने देखी 21 या 22 की, तो शायद ये जयंती 5000 करोड़ की होगी। पूरे देश भर में, विश्व भर में जब बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है तो हम लोग डीजे लाते हैं, बैंड करते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, मिठाई लाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, हम इकोनॉमी को पैसे देते रहते हैं। सोचिए जो समाज बाबा साहब अंबेडकर जी को अभिवादन करने के लिए एक रात की, ये सारा पैसा जो है वो एक रात का 14 अप्रैल का है, साल भर का नहीं, एक दिन में 2100 करोड़ रुपया, 5000 करोड़ रुपया खर्च करता है, क्या वो समाज अपनी खुद की यूनिवर्सिटी नहीं बना सकता? क्या वो समाज अपने खुद के हॉस्पिटल्स नहीं खड़ा कर सकता? क्या वो समाज अपना खुद का मीडिया नहीं खड़ा कर सकता? हमारी समस्या पैसे नहीं है, हमारी समस्या विजन है। हमारे पास विजन नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर जी के पास पैसे नहीं थे लेकिन दूरदृष्टि थी, विजन था। हमारे पास पैसे हैं लेकिन दूरदृष्टि नहीं है। आने वाले 10 साल में क्या होने वाला है, 15 साल में क्या होने वाला है, 25 साल में क्या होने वाला है, इसका एनालिसिस हमको आज बैठे बैठे करते आना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मैडम ने बताया, ये छुपे तरीके से मनुस्मृति को फिर से रिवाइव करने की पॉलिसी है। मनुस्मृति क्या कहती है कि चमार का बेटा चमार बनेगा, लोहार का बेटा लोहार बनेगा, कारपेंटर का बेटा कारपेंटर बनेगा। अब मोदी गवर्नमेंट ऐसा आकर तो नहीं बोल सकती ना कि चमार के बेटे को चमार ही बनाएंगे, जूते का ही साहब काम करने देंगे। ऐसा बोलेंगे तो लोग मारेंगे। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से 5वीं 7वीं के बच्चों को क्या बोला जाएगा, क्या चुनना है इसमें से? टेलरिंग, कारपेंटरी, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक, क्या बनना है? बताओ क्या बनना है? अब 13 साल के बच्चे को, 12 साल के बच्चे को क्या मालूम है? हम पीजी होने के बाद भी हमको पता नहीं होता कि हमको आगे क्या करना है, कौन सा कोर्स लेना चाहिए। यहां पर 10 साल के बच्चे को पूछा जाएगा कि कौन सा कोर्स लेना है, तो वो क्या देखेगा? घर पे जाएगा, वो पूछेगा कि इसमें से क्या करना है। अगर पिताजी कारपेंटर है तो वो कहेगा मुझे कारपेंटर के बारे में पता है, इसके बारे में, बाकी के बारे में पता नहीं। तो बच्चे तो कारपेंटरी चुन। तो बच्चा आगे की सारी पढ़ाई कारपेंटरी की पूरा करेगा। कारपेंटर का बेटा कारपेंटर बना रहे हैं, प्लम्बर का बेटा फिर से प्लम्बर बना रहे हैं। छुपे मार्ग से ये फिर से मनुस्मृति को रिवाइव कर रहे हैं। इसलिए हमको हमारी खुद की एजुकेशन सिस्टम इस देश में खड़ी करनी चाहिए, जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने की थी। हमको उसको आगे लेकर जाना चाहिए था, हमने आगे नहीं लेकर गए, उसको और पीछे लेकर चले। आज मैं उस पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी को संभाल रहा हूं, काम कर रहा हूं उसके लिए। 40 टीचिंग स्टाफ हमारे लिए अप्रूव्ड है। हम 9 और 7 लोगों को लेकर काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे आज हमारे स्कूल कॉलेजेस को छोड़कर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है, टीचर्स नहीं है हमारे पास पढ़ाने के लिए। क्लॉक आवर बेसिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम हमारी कोलैप्स हो रही है, इकोनॉमिकल सिस्टम हमारी कोलैप्स हो रही है, और इसलिए हम लोगों को ये सारा रिवाइव करने का काम करना होगा। कॉमनवेल्थ अवार्ड को रिवाइव करने का काम करना होगा, वरना कितना भी पॉलिटिकल आप लोग चिल्लाओ, पॉलिटिकल जस्टिस के लिए बात करो, इसी तरह के रिप्रेजेंटेशंस हमारे संसद में दिखाई देंगे, हमारे किसी काम के नहीं। हम इसलिए हम लोगों को अपनी सोशल, इकोनॉमिक
इसी इकोनॉमी के ऊपर आपके यहाँ पर है कि नहीं पता नहीं, हमारे महाराष्ट्र में एक बैंक है, सारस्वत बैंक। आपके यहाँ पर है? नहीं। सारस्वत ये ब्राह्मण कम्युनिटी होती है, ब्राह्मणों में भी ये, उनमें भी कास्टिज्म चलती है। सारस्वत ब्राह्मण, गोकनस्थ ब्राह्मण, ये वो सब अलग अलग ब्राह्मण होते हैं। तो ये सारस्वत ब्राह्मण उनका एक सेक्ट है ब्राह्मणों का, हार्डली 1% होंगे। इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी के इकोनॉमिक थॉट्स को पढ़ा और उन्होंने 1916 उससे भी बाद में बाबा साहब अंबेडकर जी के इस इकोनॉमिकल थॉट्स के ऊपर काम करते हुए उन्होंने अपनी बैंक तैयार की, ब्राह्मणों की बैंक। अब ब्राह्मणों ने पूरे भारत में से ब्राह्मणों का पैसा लिया, तब भी कितना पैसा भी इकट्ठा कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास तो पॉपुलेशन है नहीं, 3.5% ब्राह्मण है। लेकिन उन्होंने अपनी बैंक बनाई, कोऑपरेटिव सेक्टर का इस्तेमाल करते हुए, कोऑपरेटिव एक्ट का इस्तेमाल करते हुए ये बैंक तैयार की। आज वो बैंक 56 कंट्रीज में काम करती है और 9 करेंसी में डील करती है। 56 कंट्रीज, 9 करेंसीज, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ज्यादा उनका टर्नओवर है। 1% कम्युनिटी इकोनॉमिकल काम कर रही है। मैं आपको ये जो मुद्दा है ना, ये थोड़ा डिटेल में समझाना चाहता हूं कि विदाउट सोशल इकोनॉमिकल जस्टिस की लड़ाई लड़के हमने पॉलिटिकल जस्टिस हासिल किया, उसकी क्या वैल्यू आज है। और जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, आपको पता है भारत में जैन है, जैन कम्युनिटी आपके यहां पर भी बहुत कम होंगे। पूरे देश भर में उनकी संख्या, पॉपुलेशन बुद्धिस्टों से भी कम, 0.4%। लेकिन कोई बोल सकेगा कि जैनों में ये जैन चमार है या जैन वाल्मीकि है? जैन है, उनमें कोई है इस तरह का? तो सोशल, हाँ, सरकार नहीं, तो वो सोशल सोसाइटी के तौर पे इकट्ठा है, उनकी सोशल मूवमेंट है जैन। सारे लोगों की एक ही आइडेंटिटी है जैन। तो सोशल मूवमेंट की जस्टिस उन्होंने हासिल की है। 0.4% के लोग जैन हैं। उसके बाद उन्होंने देश की इकोनॉमी को हाथ में ले लिया, एक दूसरे की मदद करते करते आज पूरे देश की इकोनॉमी उनके हाथ में। अब 0.4%, भले ही वो सोशली स्ट्रांग है, भले ही वो इकोनॉमिकल स्ट्रांग है, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन ही इतना 0.4 है, वो पॉलिटिकल क्या रिजल्ट हासिल कर पाएंगे? कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने अपनी सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ी है, उन्होंने अपनी इकोनॉमिकल जस्टिस की लड़ाई लड़ी है। तो पॉलिटिकल जस्टिस देखो उन्होंने कैसे हासिल किया। जो जैन अपना एक एमएलए चुनकर नहीं ला सकता, जो जैन अपना एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर नहीं ला सकता, केवल उन्होंने सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस के ऊपर काम करते करते उन्होंने अपना होम मिनिस्टर बिठा दिया है। क्या नाम है उसका? अमित शाह। जैन कम्युनिटी से होम मिनिस्टर बिठा दिया। क्यों? क्योंकि उनकी सोशल और इकोनॉमिकल मूवमेंट स्ट्रांग है, इसलिए उन्होंने अपना होम मिनिस्टर बिठाया। हमारी सोशल और इकोनॉमिकल मूवमेंट स्ट्रांग नहीं, 135 एमपीज है, फिर भी हमारी कहीं पर भी गिनती नहीं है। इसलिए हमको अपने सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, कल्चरल मूवमेंट के ऊपर काम करना है। पंजाब में एक बहुत बड़ी मूवमेंट चल रही है। मैं हमेशा वेबिनार्स में मुझे बुलाया जाता है, उसके बाद मुझे तुरंत मेरे जो स्पीच है वो डिलीट किए जाते हैं। मैंने क्या बोला वो डिलीट कर दिया जाता है, लोगों को पसंद नहीं पड़ता। एक मूवमेंट यहां चल रही है कि रविदासी कम्युनिटी का अलग धर्म होना चाहिए, है ना? एक मूवमेंट चल रहा है कि रविदासिया धर्म होना चाहिए, इसलिए एक मांग पंजाब में चल रही है। मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स बताना चाहता हूं। कर्नाटक में ये मांग पिछले 20 सालों से चल रही है। वहां पर भी एक कम्युनिटी है लिंगायत। लिंगायत कम्युनिटी है, वो कहती है हम हिंदू नहीं है, इसलिए हमको हिंदू फोल्ड में ना गिना जाए और सेंसस में हमारा अलग से एक ड्रॉप डाउन हो जिसमें हम अपने आप को लिंगायत बोल सके।
पिछले 25 साल से 20 साल से वो लड़ रहे हैं और वो ये लिंगायत कम्युनिटी वहां की सबसे इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है।